नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी मोहन काल कितना कमाल। जी हाँ, मोहन सरकार का 9 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 9 महीनों में मोहन सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां रहीं। इनमें फ्री एयर एम्बुलेंस से लेकर पीएम श्री पर्यटन वायु योजना तक शामिल है। शपथ लेने के बाद से ही सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। मोहन सरकार के ऐसे कई सारे काम रहे जिनकी चर्चा देश भर में हुई। हालांकि मोहन सरकार को इन 180 दिनों में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं कांग्रेस इस 9 महीने के कार्यकाल में खामियां देख रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज 9 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? क्या मोहन सरकार के दमदार फैसलों से प्रदेश में विकास की दशा बदली है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोहन सरकार दमदार फैसलों से मिली विकास को रफ्तार। 13 दिसंबर 2023 ये वो दिन था जब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 180 दिन यानी 9 महीने पूरे हो गए। ये 9 महीने मोहन सरकार के गर्भकाल जैसे ही हैं। यानी किसी भी सरकार के काम के लिए ये पर्याप्त समय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद मोहन सरकार ने प्रदेश के विकास, सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसने जनता का विश्वास और समर्थन जीता है। तो चाहे बात लाडली बहनों के खाते में लगातार राशि डालने की हो या फिर ब्यूरोक्रेसी की मनमानी पर लगाम लगाने की, हर मोर्चे पर सूबे के मुखिया इन 9 महीनों में खरे उतरे। और अब बीजेपी नेता भी मोहन सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को बेमिसाल बता रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के 9 महीने सरकार के पूरे हुए हैं और हम यदि कंपेयर करें तो आपको पुराने दिन याद आते होंगे कि किस प्रकार से कमलनाथ जी भी अपने 15 महीने की सरकार को बार बार ही कहते थे बहुत कम समय मिला, आचार संहिता लगी रही, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। वहीं उलट दूसरी ओर यदि हम इनके 9 महीने देखें तो एक प्रशासनिक दक्षता का जैसे परिचय दिया। उन्होंने प्रशासन को जवाबदेह बनाया। जब गरीबों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई तो उन्होंने उनके ऊपर कोई कोताही नहीं बरती। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव के सामने चुनौतियां कम थी। डॉक्टर मोहन यादव के सामने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि से आगे जाने की चुनौती थी। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पद तो उन्होंने पा लिया था, लेकिन शिवराज सिंह का कद भी हासिल कर सकेंगे, ये सवाल पहले ही दिन से उठ रहे थे। लेकिन इन 9 महीनों में डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दमदार और सधे हुए फैसलों से कई माइलस्टोन हासिल किए और उठ रहे सभी सवालों का जवाब अपने काम से दिया। हालांकि अब कांग्रेस इन 9 महीनों पर सरकार को घेरने में जुटी है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हर पहलू पे भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार फेल हुई है। जो घटनाएं हो रही हैं इस प्रदेश में, पूरे देश को झंझोड़ रही हैं वो घटनाएं। मोहन यादव जी सिर्फ जगह जगह ये शिवराज चौहान से भी बड़े घोषणावीर सिद्ध हो रहे हैं। कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म निभा रही है। शायद यही वजह है कि उसे इन 9 महीने में खामियां ही खामियां दिख रही हैं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह अपने कार्यकाल के 9 महीने पूरे किए, उसमें अफसरशाही पर नकेल कसने के साथ ही जनहितैषी फैसलों की भरमार रही है, जिसका असर आने वाले 4 सालों में और भी दिखेगा। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर मोहन यादव इतने कम समय में ही जनता को अच्छे दिनों का विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। आवाज़ मिल रही शुक्ला जी आपको? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो शुक्ला जी, वैसे तो 9 महीने का कार्यकाल किसी सरकार के लिए अपन उसको ये नहीं मान सकते हैं कि उसकी तुलना करना गलत होगा, वो भी खास तौर से तब कि लगभग 2 महीने आचार संहिता लोकसभा की भी निकल गए। लेकिन इस बीच भी सरकार ने जो पहले दिन से काम किया और अभी तक जो काम का सिलसिला जारी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो
ठीक है, इनको अभी बहुत ज्यादा समय नहीं मिला है। 9 महीने का वक्त कोई बहुत वक्त नहीं होता है। इस बीच में लोकसभा के भी चुनाव थे और कई तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना भी प्रदेश कर रहा था। जैसा हम लोग को सबको पता है कि कर्ज लेकर ये सरकार किस तरीके से विकास योजनाओं को पूरा कर रही थी। लाडली बहना का भी एक बड़ा बोझ जो था मोहन यादव जी के कंधे पर था, लेकिन इन्होंने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे भवन अनुज्ञा का एक मामला आप देख लीजिए, उसमें भी उन्होंने संशोधन किया है कि किस तरह से अब जो है लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह रजिस्ट्रेशन के बाद में म्यूटेशन की कार्रवाई है। सुशासन की तरफ भी इनका प्रयास है और विकास की तरफ भी इनका प्रयास है। तो अभी ये 9 महीने के कार्यकाल को जो है हम लोग अगर एक वानगी के तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है वो, और प्रदेश की जनता में अभी उनकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी है। उनको लेकर किसी तरह की जनता में कोई नाराजगी नहीं है। और जो विपक्ष का काम है कि मौजूदा सरकार को वो घेरेगी और क्या की आलोचना भी करेगी, सब करेगी। और मुझे एक चीज और आपसे कहनी है कि शिवराज जी की इनकी तुलना न की जाए, क्योंकि जब हम एक मुख्यमंत्री की तुलना दूसरे मुख्यमंत्री से करते हैं तो कहीं कुछ चीजें अच्छी भी होती है, कुछ चीजें बुरी भी होती है। और शिवराज जी जो है वो 3 बार के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक लंबा समय व्यतीत किया है, तो उनकी उपलब्धियां दूसरी होंगी। और अभी इनके सामने चुनौतियां हैं, लेकिन ये चुनौतियों को पार पा जाएंगे। और जिस तरह से इनके पास में एक अच्छा सशक्त मंत्रिमंडल है, उसमें कई वरिष्ठ जो मंत्री हैं वो काम करने में सक्षम है। राजेंद्र शुक्ला जी हैं, देवड़ा जी हैं, बहुत लोग हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। तो अभी जो चुनौतियां इनके सामने उससे ये पार भी पाएंगे और ये बेहतर कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है कि इनका कामकाज अच्छा रहेगा और ये मील का पत्थर साबित। तो प्रभु जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि जब लाउड स्पीकर के फैसले हुए तो फिर ये कहा गया कि शायद योगी 2 पर जा रहे हैं वो, लेकिन उसके बाद से जो लगातार ट्रैक बदला, फिर चाहे वो पुनर्गठन आयोग की बात हो या दूसरे तमाम सारे फैसले हों। देखिए मनोज जी, बाकी तो शुक्ला जी ने बता ही दिया है। पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं तो निश्चित तौर पर दिख रहा है कि कामकाज कैसा हो रहा है, कैसी गति पकड़ रही है। और एक जो बात कही शुक्ला जी ने कि शिवराज जी से तुलना न की जाए, पिछले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तो निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री की दूसरे से तुलना, और खासकर एक ही दल के हैं तो फिर अभी जायज़ नहीं है तुलना। तुलने के लिए बहुत समय है लोगों के पास, आगे समय आ गया। यहाँ यह है कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे बिल्कुल प्लेन थे। इसके पहले उनके पास कोई ऐसा जो है प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं था। वो लंबे समय तक सांसद रहे, इसके पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में कुछ समय के लिए विधायक भी थे वो, लेकिन उनको इस तरीके का नॉलेज नहीं था कि किस तरीके से सरकार के कामकाज होने हैं, कैसे होने। वो शिवराज जी खुद ही स्वीकार किया करते थे कि वो उनको जब बने थे तो उनको प्रशासनिक अनुभव 0 था, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। यहाँ प्लस पॉइंट जो है मोहन यादव जो खुद अपनी बात भी बताते हैं कि ये कई चरणों में आए, नीचे से ऊपर तक चढ़ते हुए आए। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे तो वहाँ पर एक उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया को सीखा, वो विकास प्राधिकरण का कामकाज कैसे होता है, ज़मीनों का मामले कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ों को सीखा। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने तो फिर राज्य स्तर के एक निगम को कार्य संचालन की उनके पास जो है कार्यकुशलता आ गई। उसके बाद फिर वो मंत्री बने, एक विभाग जो है किसी सरकार का और उच्च शिक्षा जैसा विभाग उसको चलाया उनने, जो कि संघ के निशाने पर भी है, मतलब संघ की नज़र जिस विभाग पर लगातार बनी रहती थी उस विभाग को उन्हें चलाया। उसके बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए हैं, तो ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह वो जो है मास्टर्स डिग्री लेकर आए हुए हैं वो। तो यहाँ पर उनका कामकाज में वो चीज़ें झलक रही हैं, निश्चित तौर पर झलक रही हैं। हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं हो रही प्रदेश सरकार पर। सबसे बड़ी बात यह है जो हमेशा हर सरकार पर आरोप लगता है, चाहे शिवराज सिंह सरकार थी उस पर भी लगा, कमलनाथ थे तो उन पर भी लगा, उसके पहले उमा भारती सरकार आई है, जो भी सरकार रही, पटवा सरकार रही, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल उठते हैं। यहाँ पर वो चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने अपने सीएम सचिवालय में ही अधिकारियों को कई बार बदल लिया, तो सीएम की पसंद क्या है और सीएम की नापसंद क्या है, कौन अधिकारी उनको ज़्यादा पसंद है, ये अभी तक कोई जज नहीं कर पाया। जो उस समय जो है टाइम बिंग चीफ सेक्रेटरी बनी थी जो उस समय चुनाव के समय, उन्हीं को उन्हें अभी तक कंटिन्यू रखा लोकसभा चुनाव तक। तो अपने को ऐसी उन्हें प्रशासनिक प्राथमिकता तय नहीं की कि ब्यूरोक्रेसी में उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जहाँ लापरवाही बरतती है, जहाँ गलती करती है, वो सबक देने से वो बिल्कुल नहीं चूके। शुरुआत से एक मामले से एक ड्राइवर से ऐसा जो बात की थी एक कलेक्टर ने, तो उन्हें कलेक्टर हटाकर संदेश दिया कि मैं ऐसे भी कार्रवाई कर सकता हूँ। छतरपुर की घटना भी अपने आप एक बड़ा संदेश, हालांकि इसी गूंज देश भर में हुई। जिस तरीके से पुलिस थाने पर पथराव हुआ उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया, सरकारी प्रतिक्रिया हुई,
वो अपने आप में एक अनूठी है, जिसको जो अभी आप योगी का बुलडोजर संस्कृति से जोड़कर देख रहे थे, तो अपने आप में उससे कई कदम आगे है, इसको मानता हूँ मैं। योगी ने जो कुछ भी कदम उठाए उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा कदम इसको माना जाना चाहिए कि जो ने एक ऐसा डिमोलाइज किया, वो भी पॉलिटिकल रसूख वाले व्यक्ति का, जो कि पुलिस थाने में आपने सरकार के किसी भी अंग पर आपने नज़र टेढ़ी की तो सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है आपके ऊपर, ये जब साबित करने की कोशिश से होती है। अभी अब मुख्यमंत्री का जो सुचिता का फार्मूला चल रहा है, अभी कल ही उनने जो है एक रिश्वत लेने वाले एडीएम स्तर के अधिकारी को जो है हटा दिया मऊगंज के तो असर दिख रहा है उसका, मनोज जी, प्रशासनिक शुद्धता का असर दिख रहा है। वो विरासत को भी सहेजने की कोशिश करते थे, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पूरा सिस्टम पूरा नीचे तक 11-12 अधिकारी बदल दिए थे। मध्य प्रदेश की विरासत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है उज्जैन के वैभव की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो वो राम वनपथ गमन की भी बात करते हैं, ओरछा की भी बात करते हैं। तो एक तरीके से कहें कि जो है विरासत को भी सहेजने का काम चल रहा है, विकास की बात भी हो रही है। और जो सबसे बड़ा जो संकट एक जो है सरकार के पास, क्योंकि चुनावी साल जब आता है, चाहे कोई भी सरकार रहे, इसमें शिवराज सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, तो वो ऐसे फैसले लेती है जो चुनाव जिताने के लिहाज से होते हैं। उस समय उनके दूरगामी परिणाम बाद में आने वाली सरकार को देखने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं। तो एक वो विषम परिस्थिति का भी वो डटकर मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। लाडली बहना योजना जो निश्चित तौर पर गेम चेंजर थी, वो चालू है। ये बहुत सारे जगहों पर उन्होंने कुछ ना कुछ कटौती करने की कोशिश की है, अनावश्यक खर्चे कम करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं सुधारवादी कदम यहाँ पे दिख रहा है। और ये तो अभी स्टार्टअप है कहें सरकार का, मोहन सरकार का ये स्टार्टअप ही आप माने इसको। ये यूनिकॉर्न कब बनता है वो देखने वाली बात होगी, तब इसको हम जज करेंगे कि वाकई में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो एक स्टार्टअप शुरू हुआ था, जो यूनिकॉर्न तक पहुँचा, यदि पहुँच पाया तो, और पहुँचा तो क्या वो सफल है? ये यूनिकॉर्न जो है फुस हो गया गुब्बारे की तरह की, बाहर की फंडिंग खत्म हो गई और चला गया, जो आमतौर पर स्टार्टअप के साथ होता है। तो उस तरीके की स्थिति पर पहुंच रहे हैं या वाकई में एक ऐसा मिसाल कायम करके दे रहे हैं जो प्रदेश के लिए हितकारी हो, वो देखने वाला समय होगा। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो कुछ प्रभु जी ने भी कहा है, शुक्ला जी ने भी कहा है। देखिए मनोज जी, जो शुक्ला जी ने कहा कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, प्रभु जी ने भी कहा किस तरह से सरकार काम चल रही है। आप देखिए, गर्भकाल कह सकते हैं हम इसको, तो यदि सनातन संस्कृति की बात करें तो गर्भकाल हो, जब गर्भ में किस तरह से बच्चा रहता है, वो भविष्य में कैसा होगा, ये भी पहले तय हो जाता है यदि सनातन संस्कृति में जाएं हम। उपमन्यु अभिमन्यु इसका उदाहरण है, आप देखिए 9 महीने में, और 9 महीने में बच्चा हो जाता है ना प्रभु जी। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है आजकल गर्भ में बच्चा कैसे होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार का गर्भकाल खत्म हो गया। बच्चा कैसा होगा 5 साल में ये तय हो जाएगा कि वो अभिमन्यु की तरह निकलेगा, पूरी तरह से किस तरह से सरकार काम करेगी ये उसने दिखा दिया है कि उसको किस तरह से आगे बढ़ेगी। चाहे राजस्व का मामला हो, चाहे हाँ कानून व्यवस्था के मामले में थोड़ा सा अभी वो है जिसमें भी कसावट लाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए तत्काल एसपी पर कार्रवाई की जाती है, किस तरह से प्रशासन सक्रिय हुआ है, तो उसके उदाहरण भी हमने देखने को मिले हैं। हाल ही में एक एसपी पर कार्रवाई हुई है। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था के मामले में थोड़ी सी कमियां दिख रही हैं, वो भी मुझे लगता है दूर होती ही सरकार में नजर आएगी। चाहे राजस्व का मामला हो, चाहे प्रशासनिक अमले पर कसावट का मामला हो, चाहे आप बोलिए धार्मिक एजेंडे पर चलना हो, जो योगी जी से तुलना कर रहे थे। तो योगी का जिस तरह से एक वो हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ जब चुनाव परिणाम आए तब मनोज जी क्या परिस्थितियाँ थी। तो यदि राजनीति में किसी का आकलन किया जाता है तो चुनाव से किया जा सकता है। यदि हम कहें मोहन यादव के कार्यकाल को देखें तो 29 की 29 सीटें जीती है उन्होंने। वही परिस्थितियां यदि हम तुलना शिवराज जी से ना करके कमलनाथ जी से कर सकते हैं कि कमलनाथ जी को 15 माह मिले थे और उनके पहले 9 माह में किन परिस्थितियों में सरकार चली और मोहन यादव की सरकार किस तरह से चल रही है। तो मुझे लगता है कि बेहतर साबित होगी उसमें कि 11 नंबर पर आएगी, एक बाकी के 10 नंबर पर भी नहीं है। तो ये देखिए आप कितनी टॉप पर चल रही है सरकार कि हाँ हम तबादलों में लगे रहे, ऐसे कोई सरकार पर आरोप नहीं लगे 9 महीने में तबादला उद्योग चला रहे हों। इस तरह से कमलनाथ सरकार काम कर रही थी, उसकी तुलना में ये सरकार बेहतर काम कर रही है। तो संभागीय स्तर पर जो समिट की जा रही है कि क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार देने की दिशा में जो एक बड़ा मुद्दा था कांग्रेस ने भी उठाया और लगातार उठा रही है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर संभागीय समिट की जा रही है। और वहाँ पर स्थानीय स्तर पर कैसे छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकें, छोटे छोटे रोजगार लोगों को किस तरह से वहाँ से स्थानीय लोगों को मिल सके, तो उस दिशा में भी हम देख रहे हैं कि सरकार बढ़ती हुई दिख रही। तो आप देखिए चारों तरफ
जो पुरानी सरकार की योजनाएं थी, लोकप्रिय योजनाएं थी, उनको आगे बढ़ाने की जो कहा जा रहा था कि शिवराज जी की योजनाएं हैं बंद हो जाएंगी, जो आरोप लग रहे थे, लेकिन उनको आगे बढ़ाया। 250 रुपये दिए आपने रक्षाबंधन पर, और जो महिलाओं के लिए जो वो एक बड़ा वोट बैंक होगा, जरूरत पड़ी तो 5,000 तक ले जाएंगे, जो 3,000 की बात कर रहे थे। तो आप देखिए वो जो योजना है जिस सरकार बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो शिवराज जी की लोकप्रियता में अहम रोल निभाती थी, उनको साथ लेकर चले। इसके साथ साथ जो एक कमी थी पिछली सरकार में, हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी हावी की, उस पर शुरू से ही लगाम लगाने की, तो अब तक ऐसा प्रतीत होता है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं भी हावी नहीं है, सरकार की पूरी उस पर लगाम है। तो अब वो एक अलग छवि बनाने की मोहन यादव ने कोशिश की है, और वो कोशिश सफल होती यहाँ नजर आ रही है। किस तरह से प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, किस तरह से जो समस्याएं हैं, जो प्रभु जी ने भी जिक्र किया कि उनका जो अनुभव है, चाहे राजस्व के मामले में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों के मामले में हो, धार्मिक एजेंडे पर, शिक्षा के क्षेत्र में, और जो सरकार पे जो पिछली सरकार में जो कमियां थी उसको दूर करते हुए सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी, तो शुक्ला जी आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन आगे और क्या हो इस सरकार को, क्योंकि आपने जिक्र किया शुरू में, कहा जो प्रभु जी ने भी कहा कि शिवराज से तुलना नहीं करना चाहिए, तो एक नई लकीर खींचना है, तो कुछ उस पुराना एजेंडा भी साथ साथ चल रहा है, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया उन्होंने कि जो पिछली सरकार ने कामकाज किए उसको आगे बढ़ाया, कुछ नई चीज़ें लाएं, और आगे अब क्या होना चाहिए। देखिए, पिछली सरकार में भी अच्छे काम हुए थे, शिवराज जी की भी बहुत सारी योजनाएं अच्छी थी, और उन्हीं को उन्होंने आगे भी बढ़ाया है। और जो भी आपने कहा कि और नया क्या करना चाहिए, तो नए में भी जैसा हमारे प्रभु जी भी कह रहे थे और चौकसी जी भी कह रहे थे कि किस तरह से प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। जो अभी एक चर्चा जो लगातार हो रही है कि मध्य प्रदेश की अफसरशाही पर वो अंकुश लगाने में कामयाब हुई, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये आकलन उतना मुझे सटीक नहीं लगता है कि जितने की आवश्यकता है। अभी भी मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है, अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे हैं। अब अगर वो हमारे मुख्यमंत्री की सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं, अभी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में नागौर के विधायक नागेंद्र सिंह बैठे थे, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है तो केवल इसलिए होती है कि जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं। ये भी बहुत ताजी बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन कई बार होता है ना, ये जरूरी नहीं क्योंकि जो नेता जो कह रहा है वो सब सही कह रहा है, ये अधिकारी सारा गलत कर रहे हैं। कई बार वो ऐसी डिमांड भी रख देते हैं जो कोई अधिकारी कानून के दायरे में पूरी नहीं कर पाता है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, जी। अभी भी सारी मनमानी करते हैं। अभी आप 20 जगह का आपको ऐसी खबरें मिलेंगी कि जहां पर जो है अधिकारियों की कार्यशैली, अभी एक एडीएम का जिक्र आ रहा था कि वो रिश्वत ले रहा था, अपने ऑफिस में उसको हटा दिया गया। नियम कायदों के पालन में आज भी रिश्वत रख रही है। मेरा कहना यह है कि मोहन यादव अगर गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ रही है तो उसे सबसे पहले प्रशासनिक सुधारों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस एक बड़ी जरूरत है, लोगों की लंबे समय से हम लोग जो देख रहे हैं, तो उसमें ये मांग रहती है कि साहब की गुड गवर्नेंस, तो उसके लिए आपको क्या है कि जो पुरानी प्रक्रिया थी, जो कार्यशैली थी, जो कानूनों का आपको सरलीकरण करना पड़ेगा। किस तरह से एक आम आदमी जो कानून का पालन करने जाता है उसको परेशानी न हो, तो इस दिशा में भी मोहन सरकार को काम करना पड़ेगा। रही बात जो आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। कल कोई काम किसी सरकार ने छोड़ा है, उस काम को आगे मोहन सरकार ले जाएगी, या मोहन सरकार फिर कोई नया कार्य स्टेब्लिश करेगी, वो फिर भविष्य में उसको कोई और पूरा करेगा। तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। एक बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो प्रदेश में आज भी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। क्राइम को देखिए, कि क्राइम को भी कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। ये ठीक है कि अधिकारी जो है दबाव पर है, मुख्यमंत्री की भी नजर उन पर है, जिससे कि वो मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत बुनियादी जरूरतें हैं आदमी। महंगाई की चर्चा मैं इसलिए नहीं करूंगा कि कोई भी सरकार महंगाई कम करने की दिशा में कुछ भी नहीं करती, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और हमारी मध्य प्रदेश सरकार की अपवाद नहीं है, क्योंकि अगर चीजें सस्ती होंगी तो आदमी महंगा हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात में। लेकिन शुक्ला जी, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो इसलिए तो जिलों का पहली बार आप देखिए लंबे अरसे बाद सीमांकन किया जा रहा है कि कोई 100 किलोमीटर दूर है, कोई 200 किलोमीटर दूर है। जब पास में रहेगा सिस्टम, एसपी कलेक्टर पास होंगे, आपके दायरे में होंगे, तो और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था होगी ना। तो ये भी तो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और दूसरा ये है ना कि हमेशा जो बात होती है महंगाई की, तो एक छोटा उदाहरण है कि जब हम अभी सोयाबीन का देख रहे हैं कि अगर सरकार ने 4800 से ज़्यादा का समर्थन मूल्य घोषित किया है, तो कहा जा रहा है कि भाई वो 6000 मिलना था, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि सोयाबीन का तेल जो 200 रुपये किलो हो गया था वो 100 रुपये इसी कारण हो गया है। जब टमाटर 20 रुपये किलो बिकने, 2 रुपये किलो बिकने लगता है तो हमको लगता है किसान बहुत गरीब हो रहा है, लेकिन 20 रुपये हो जाता है तो हमको लगता है हम गरीब हो गए। तो ये ऐसी प्रक्रिया है कि दोनों पक्ष कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, ना कभी किसान संतुष्ट हो सकता है, ना आम आदमी संतुष्ट हो सकता है। महंगाई का मुद्दा ऐसा है। एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, इसके बाद में फिर आप दूसरे पैनलिस्ट के पास चले जाइएगा। जी। तकनीकी गुड गवर्नेंस के लिए तकनीकी का इस्तेमाल की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
एक आम आदमी की निगरानी के लिए आपने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन इन अधिकारियों की निगरानी के लिए आप सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों सभी सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे की नजर में अधिकारी नहीं रहते हैं? अधिकारियों को ये छूट क्यों है? अगर एक आम आदमी की आप निगरानी कर सकते हैं, सड़क की उसकी निगरानी कर सकते हैं, आप हर जगह उसकी निगरानी कर सकते हैं, उसके व्यवहार की मॉनिटरिंग करते हैं, तो आप अपने अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरे की जद में क्यों नहीं लाते? बिल्कुल, ये तो मैं अच्छा बहुत सुझाव है मुझे लगता है आपका, क्योंकि हालांकि हालांकि थानों में व्यवस्था कर दी गई है, हवालात से लेके थाना प्रभारी के कमरे तक कि वहाँ कैमरे हैं सीसीटीवी, बाकी दफ्तरों में भी हो जाना चाहिए ये। थानों में बहुत पहले हो गई है, जी। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप जाइए, बिल्कुल, जो आप देखिए कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन प्रभु जी, एक संकट और भी था जो गुड गवर्नेंस में सबसे ज़्यादा, कि जो नामांतरण के मामले या राजस्व संबंधित जो मामले, क्योंकि सबसे ज़्यादा पटवारी तहसीलदार से प्रताड़ित लोग मिलते हैं, किसान खास तौर से या आम आदमी, जो राजस्व को लेकर अभियान चलाया सरकार ने, और जो ब्रजेश जी ने कहा कि पुनर्गठन आयोग की, जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, इन दो घोषणाओं मुझे लगता है जरूरी होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए इस सरकार के फैसलों के। देखिए मनोज जी, जो राजस्व अभियान है लगभग सालाना उपक्रम हो गया है जी, पिछली सरकार में भी चला था, ये चलता है। इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अपने आप हो जाने वाली चीज़ें हैं, जो भी शुक्ला जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर ब्यूरो यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है कि इसको जो है उसमें जो सिटीजन चार्टर एक्ट में इसको शामिल किया जाए, और इतनी कड़ाई से किया जाए कि कोई यदि लापरवाही करता है अधिकारी, कहीं रिश्वत की बात आती है, यदि उसके लिए रिश्वत के लिए उसको रोकता है, तो ऐसे मामलों पे उसकी सेवा से बर्खास्ती कर दिया जाए, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक बड़ी तादाद में काबिल युवाओं की फौज है जो नौकरी का इंतजार कर रही है। तो फिर ऐसे लोगों को नौकरी पर रखने की क्या जरूरत है? जब आप जो है किसी निर्भया के केस के बाद फांसी की सजा का प्रावधान कर सकते हैं, तो आप संशोधन एक ले आइए, कोई भी सरकार हो, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्यवस्था में सुधार की बात है, एक संशोधन ले आइए कि जो अधिकारी लगातार 2 बार या 3 बार, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का होता है कि आप 3 बार गलती की तो लाइसेंस निलंबित हो, सस्पेंड ही हो जाता है हमेशा के लिए। तो इस तरीके से यदि उसमें रिश्वत के उसके प्रमाणित पाया जा रहा है उसको, तो उसको सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाए, किसी नए आदमी को नौकरी दी जाए जो योग्य है। तो इससे डर होगा, व्यवस्था में सुधार होगा, और हमको ऐसे अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो काम अपने आप हो जाना था। बहुत सारे नामांतरण ऐसे हैं जो फौती नामांतरण होते हैं कि घर में किसी की मौत हो गई है, उसके बच्चों को नामांतरण होना है, कुछ विवादित होते हैं जमीन जायदाद के बंटवारे के आपस के, वो वहीं सुलझाए जा सकते हैं। उसके लिए ड्राइव करने की जरूरत क्या है? क्योंकि उस जो भी तहसीलदार है, पटवारी है, आरआई है, नायब तहसीलदार है, कलेक्टर है, उसका एक ड्यूरेशन है, उसके काम में है ये चीज़, वो नियमित काम क्यों नहीं करता है? तो हमको एक अभियान चलाने की जरूरत पड़ती है जिसका प्रचार होता है। अच्छी बात है, अभियान चलाते हैं आप, लेकिन इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। जहाँ तक जिलों के पुनर्गठन की बात है, तो जो डीबीटी लागू की है प्रधानमंत्री जी ने, अभी बात शुक्ला जी कह रहे थे तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर भी तकनीकी का प्रयोग हुआ कि जो पैसा पहले आता था, राजीव गांधी के शब्द हैं कि 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी अब पूरा 100 का 100 जाता है, कहीं बीच में रुकता नहीं, क्योंकि उधर मोदी जी एक बटन दबाते हैं और पूरा पैसा किसान के खाते में मोबाइल में SMS आ जाता है। जब आप टेक्नोलॉजी में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो फिर जिला कलेक्टर, जो नए नए जिले बनाने की जरूरत क्या है? जो जिले हैं यही वही कलेक्टर, वही अमला, आप ऐसी व्यवस्था करें कि 15 दिन में जो है दूसरी जगह पे जाके चला जाए। जो दूर जैसे मान लो सागर की अभी चर्चा है कि सागर कलेक्टर 15 दिन में बीना में कोर्ट लगाए पूरे अपने अमले के साथ, बिल्कुल, तो वहाँ पे की समस्याओं का एक दिन पूरे दिन यदि वो रहेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए किसान, आम आदमी, आप हैं, हम हैं, शुक्ला जी हैं, हमको अपने जीवन काल में कितने बार कलेक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है, हमको अपने जीवन काल में कितने बार SDM के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम जो है उस निचले हमारे वार्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पटवारी के स्तर से हो जाता है। किसान को खसरे की नकल चाहिए, ऑनलाइन मिल जाती है आजकल, उसको बहुत ज़्यादा कुछ करने जाना है तो पटवारी के थ्रू ही उसका काम होना है, क्योंकि वो कलेक्टर से भी मिलेगा तो भी काम पटवारी को ही करना है। तो इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। लेकिन ये जो पुनर्गठन की बात हुई है, क्योंकि जिलों की दूरी अधिक हो गई है, राजनीतिक लिहाज से जिलों का गठन कर दिया गया। होशंगाबाद, हरदा ही देख लें, हरदा जो है 2 विधानसभा का छोटा सा जिला है, निवाड़ी और टीकमगढ़ देख लें, आपने बना दिया एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, पांडुरना बना दिया आपने, मऊगंज अभी केवल जो उनको एक चुनाव जीतना था उसके लिए बना दिया आपने। तो ये जिलों का पुनर्गठन होना जरूरी है समय के साथ, क्योंकि बहुत साल पहले जिले बने थे, उसके बाद वो टूटते चले गए अपनी अपनी मर्जी से। जिस नेताजी का वोट बैंक जिधर होता है, वो जैसे पार्षद अपने जहाँ से वोट मिलते हैं वहाँ की अवैध बस्तियों में भी सड़क बना देता है, पानी ज़्यादा विकास करता है। उसी तरीके से नेताओं ने अपने अपने जहाँ से वोट उनका पॉकेट था उसको अपने जिले में शामिल करा लिया। इस तरीके की स्थितियां हैं बहुत सारी जगह में हम देखते हैं। तो उसको उनको बिल्कुल पुनर्गठन होना चाहिए। एक बार हो जाए उसके बाद पत्थर की लकीर खींच दी जाए कि अब जो भी होगा डिजिटल जिला चलेगा।
मोबाइल जिला चलेगा, कलेक्टर को जाना है या तो डिजिटली काम करेंगे या फिर वो जो है एक दिन जाके वहाँ पे कोर्ट लगाएंगे, पूरा अमला जाके मोबाइल जिला चलाइए आप। यह मापदंड बन जाए किसी आधार पर आपका नहीं, जिले जरूरत बनेगा। क्या है ब्रजेश जी, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आप किसी नए जिले का गठन करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आपको वहाँ पे जो है कलेक्टर कार्यालय बनाना है, वहाँ पे आपको 60 दफ्तर बनाने हैं राज्य से जुड़े हुए अलग अलग विभागों के, अमला पोस्ट करना है आपको, अमला भर्तियां हो नहीं रही हैं, वहाँ पर जा नहीं रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा खर्चा है, उनके सबके रहने के लिए मकान बनाने हैं आपको। इसके बजाय डिजिटल जिला कर दीजिए ना, यहीं बैठे बैठे तो काम हो रहा है। कलेक्टर यदि अभी सागर में बैठ के वो बीना की समस्या सुलझा रहा है तो बीना में बैठ के भी और जनसेवक है ना आप जनता के द्वार जाइए, जनता आपके द्वार क्यों आए 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। पुनर्गठन एक अच्छी पहल है, बहुत जरूरी भी था पुनर्गठन, क्योंकि कुछ जिले बहुत बड़े हैं, कुछ जिले बिल्कुल छोटे हैं। यदि सीहोर को देखें तो 110 किलोमीटर का दायरा है, यदि उसके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। वहीं जो है यदि बुधनी को देखें, जो तहसील है सीहोर की, वो होशंगाबाद से 8 किलोमीटर है। तो बुधनी के आदमी को यदि जिला कलेक्टर की मीटिंग में जाना है तो उसको 100 किलोमीटर चलना है, यदि उसको होशंगाबाद जाना है तो शाम को पान खाने होशंगाबाद चला जाता है, चाय पीने होशंगाबाद चला जाता है। तो निश्चित तौर पर इसे पुनर्गठन जरूरी है, ये होना चाहिए। उदाहरण है कि रायसेन जिले में आता, भोपाल से लगा हुआ है, तो तमाम सारे सुधार है और 9 महीने के कार्यकाल में हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि जो कुछ होते दिख रहा है, जो शुक्ला जी और आपने भी कहा है कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है। बहरहाल शुक्ला जी इस चर्चा में लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर 9 महीने के कार्यकाल का आकलन किसी भी सरकार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता है, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार जिस दशा और दिशा में बढ़ रही है वो एक आशावादी संकेत दे रही है कि सरकार जिस तरफ जड़ती जा रही है, तो हो सकता है वो नए प्रतिमान अपने स्थापित करे और प्रशासन की एक नई शैली जनता को दे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।